आज के समारंभ के केंद्र बिंदु श्रीमान भालचंद्र नेमाड़े जी, श्रीमान नामवर सिंह जी, श्री अखिलेश जैन जी, त्रुष्ला जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं अपने आप में गौरव महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब हम छोटे से और ज्ञानपीठ पुरस्कार की खबर आती थी तो बड़े ध्यान से उसको पढ़ते थे। किसको मिल रहा है, जिन्हें मिला उनका बैकग्राउंड क्या है, बड़ी उत्सुकता रहती थी। और जिसके मन की अवस्था ये रही हो, उसको वहां आकर के बैठने के लिए अवसर मिले, इससे बड़ी बात क्या होती। आज का दिवस थोड़ा मन को आंदोलित करने वाला दिन है। भयंकर भूकंप ने मानव मन को बड़ा परेशान किया हुआ है। और पता नहीं कितना भयंकर नुकसान हुआ होगा, अभी तो जानकारी आ रही है। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से बात की और विश्वास दिलाया है कि सवा 100 करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस भयंकर हादसे को सहने की परमात्मा ताकत दें। जिन परिवारजनों पर आपत्ति आई है, उनको शक्ति दें। भारत में भी कम अधिक मात्रा में कुछ न कुछ प्रभाव हुआ है, उनके प्रति भी मेरी संवेदना है। ये गोल्डन जुबिली का अवसर है, 50वां समारोह है। समाज जीवन में तकनीकी विकास कितना ही क्यों न हुआ हो, वैज्ञानिक विकास कितना ही क्यों न हुआ हो, लेकिन उसके साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का भी अगर विस्तार नहीं होता है, ऊंचाइयों को छूने का प्रयास नहीं होता है, तो पता नहीं मानव जात का क्या होगा। और इसलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में साहित्यिक साधना मानवीय के संवेदनाओं को उजागर करने के लिए, मानवीय संवेदनाओं को संजोने के लिए एक बहुत बड़ी औषध के रूप में काम करता है। और जो साहित्य रचना करता है, आजकल आप
कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना दें और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के साथ एक 2000 शब्द डाल दें और कंप्यूटर को कह दें कि भाई देखिए उसमें से कुछ बना करके निकाल दो, तो शायद वो बना देता है। लेकिन वो प्रोडक्शन होगा, वो असेंबल करेगा, क्रिएशन नहीं कर सकता है। और ये क्रिएटिविटी जो है वो अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। वह एक दर्शन के रूप में प्रवाहित होती है और तब जाकर के पीढ़ियों तक सामान्य मानवी के जीवन को स्पर्श करती रहती है। हमारे यहां परंपरा से निकली हुई कहावतें, सदियों के प्रभाव से, अनुभव से संजो करके बनी हुई होती है। और हमने देखा होगा कि एक कहावत जीवन को कितनी दिशा दर्शक बन जाती है। एक कहावत कितना बड़ा उपदेश दे जाती है। पता तक नहीं है ये कहावत का रचयिता कौन था, नियंता कौन था, किस कालखंड में निर्माण हुआ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज भी और समाज के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के वैश्विक ज्ञान संपादन करने का जिसको अवसर मिला है, उनको भी वो एक ही कहावत जोड़ पाती है। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना सामर्थ्य होगा कि जो नीचे से लेकर के आसमान तक की अवस्था को स्पर्श कर सकता है, जोड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो बीते हुए युग को, वर्तमान को और आने वाले युग को भी जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। मैंने कहावत का उल्लेख इसलिए किया कि हम भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करते हैं। साहित्य की ताकत उससे अनेकों गुना ज्यादा होती है। और सर्जक जब करता है, मैं नहीं मानता हूं कि वो वाचक के लिए कुछ लिखता है, मैं नहीं मानता। नहीं वो इसलिए लिखता है कि उसके कुछ उपदेश देना है, नहीं वो इसलिए लिखता है कि उसको कोई विवाद कर करके अपनी जगह बनानी है। वो इसलिए लिखता है, वो लिखे बिना रह नहीं सकता है। उसके भीतर एक आग होती है, उसके भीतर एक ज्वाला होती है, भीतर एक तड़पन होती है। और तब जाकर के शाही के सहारे वो संवेदनाएं शब्द का रूप धारण करके बहने लग जाती हैं, जो पीढ़ियों तक भिजोती रहती हैं, पथदर्शक बनकर के रहती है। और तब जाकर के वो साहित्य समाज की एक शक्ति बन जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वेद किसने बनाए, कब बनाए, कहां पता है। लेकिन आज भी मानव जात जिन समस्याओं से उलझ रही है, उसके समाधान उसमें से मिल रहे हैं। मैं अभी फ्रांस गया था, फ्रांस के राष्ट्रपति जी से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि COP21 फ्रांस में होने वाला है और एनवायरनमेंट को लेकर के बड़ी दुनिया चिंतित है। मैंने कहा जब प्रकृति पर कोई संकट नहीं था, सारी पृथ्वी लबालब प्रकृति से भरी हुई थी, किसी ने उस प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन कभी नहीं किया था। उस युग में वेद की रचना करने वालों ने प्रकृति की रक्षा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, मनुष्य जीवन और प्रकृति का नाता कैसा होना चाहिए, इसका इतना विद्वत्तापूर्ण वर्णन किया है। मैंने कहा ये है दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ,
ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो कैसे बचा जा सकता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है तो कैसे किया जा सकता है, और पूरी तरह वैज्ञानिक कसौटी से कसी हुई चीजें हैं। सिर्फ उपदेशात्मक नहीं है, सिर्फ भावात्मक नहीं है, सिर्फ संस्कृत के श्लोकों का भंडार नहीं है। इसका मतलब हुआ कि युगों पहले किसी ने ये कल्पना की होगी कि जगत के सामने क्या संभव होने वाला है, और उसका रास्ता अभी से अगर उन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो होगा। लेकिन वो रचना करने वाला तो कोई उस जमाने का निमाड़ी ही तो होगा। हो सकता है उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये युगों तक चलने वाली साधना है। मैं नेमाड़ी जी के जीवन की तरफ जब देखता हूं, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूं, मुझे क्षमा करें, मैं वो न मेरी वो न ही मैं नेमाड़ी जी की ऊंचाई को पकड़ सकता हूं, और जिनका उल्लेख करने जा रहा हूं उनकी भी पकड़ सकता हूं। लेकिन श्री अरविंद के जीवन की तरफ देखें और नेमाड़ी जी की बातों को सुने तो बहुत निकटता महसूस होती है। उनका भी लालन पालन पठन सब अंग्रेजियत से रहा, लेकिन जिस प्रकार से इस बैक टू बेसिक और जीवन के मूल को पकड़ करके हिंदुस्तान की आत्मा को झंझोरने का उन्होंने जो प्रयास किया था, ये देश का दुर्भाग्य है कि वो बातें व्यापक रूप से हमारे सामने आई नहीं है। लेकिन जब उस तरफ ध्यान और जाएगा, दुनिया का ध्यान जाने वाला है, जैसे नेमाड़ी जी कह रहे हैं ना, इस बैक टू बेसिक की क्या ताकत है, कभी न कभी जाने वाला है। और तब मानव जात को संकटों से बचाने के रास्ते क्या हो सकते हैं, मानव को मानव के प्रति देखने का क्या तरीका हो सकता है, वो सीधा सीधा समझ आता है। और तब जाकर के छद्म जीवनों की जरूरत नहीं पड़ती है, छद्मता का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भीतर से ही एक ताकत निकलती है जो जोड़ती है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे, वैज्ञानिक थे, टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, यही जीवन का एक प्रकार से जब जवानी के दिन शुरू हुए, वे स्पेस में खो गए, अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया। और जब वो वापस आते थे तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने लिखा, मैं गया जब तब मैं एस्ट्रोनॉट था, लेकिन जब मैं आया तो मैं इंसान बन गया। देखिए जीवन में कहां से कौन सी चीज निकलती है, और यही तो सामर्थ्य होता है। नेमाड़ी जी ने अपने कलम के माध्यम से अपने भाव जगत को आने वाली पीढ़ियों के लिए अक्षरदेह दिया हुआ है। यह अक्षरदेह आने वाले पीढ़ियों में उपकारक होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक चिंता भी सता रही है। हमारे यहां किताबें छपती है, बहुत कम बिकती है। मैं जब मराठी साहित्य का क्या हाल है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन गुजराती में तो ज्यादातर 1250 किताबें छपती थी, 1250। तो मैं कभी पूछता था कि 1250 क्यों छाप रहे हो, तो बोले पेपर जो कटिंग होता है तो फिर वेस्टेज नहीं जाता, इतने में से निकल जाती है। पब्लिशर के दिमाग में पेपर रहता है, लेखक के दिमाग में युग रहता है, इतना अंतर है। और वो भी बिकते बिकते 10, 12, 15 साल बीत जाते हैं। उसमें भी आधी तो शायद लाइब्रेरियों में जाती होगी, तब जाकर के मेल बैठ जाता है।
मुझे कभी कभी लगता है कि हम बढ़िया सा मकान जब बनाते हैं, कभी किसी आर्किटेक्चर से बात हुआ क्या? उनको ये तो कहा होगा कि बाथरूम कैसा हो, उसे ये भी कहा होगा कि ड्राइंग रूम कैसा हो। लेकिन कितने लोग होंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपया खर्च करके बंगला बनाते होंगे और ये भी कहा होगा कि एक कमरा अच्छी लाइब्रेरी भी हो। और कितने आर्किटेक्चर होंगे जिन्होंने ये कहा होगा भले कम जगह हो लेकिन एक कोना तो किताब रखने के लिए रखिए। हम आदत क्यों न डालें? हम आदत क्यों न डालें? घर में पूजा अगर होगा, जूते रखने के लिए अलग जगह होगी, सब होगा, लेकिन किताब के लिए अलग जगह नहीं होगी। मैं लॉयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको तो उसी के सहारा है। हमारे बजीत जी यहां बैठे हैं। लेकिन सामान्य रूप से दूसरा, एक जमाने में स्टूडेंट को भी गाइड मिल जाती थी तो टेक्स्ट बुक क्यों पढ़े, गाइड से चल जाती थी गाड़ी। अब तो वो भी चिंता का विषय नहीं है। पूरी पीढ़ी गूगल गुरु की शिष्य है। एक शब्द डाल दिया, गूगल गुरु को पूछ लिया, गुरु जी ढूंढ करके ले आते हैं। सारा ब्रह्मांड खोज मारते हैं। और इसके कारण अध्ययन ये सिर्फ प्रवृत्ति नहीं, अध्ययन ये वृत्ति बनना चाहिए। जब तक वो हमारा डीएनए नहीं बनता तब तक हम नएपन से जुड़ ही नहीं सकते, हम व्यापकता से जुड़ नहीं सकते, हम आने वाले कल को पहचान नहीं सकते। मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री था तो मैंने गुजरात का जब गोल्डन जुबिली ईयर मनाया गया तो गोल्डन जुबिली ईयर में मैंने एक कार्यक्रम लिया था। गुजराती में उसको कहते वांचे गुजरात, यानी गुजरात पढ़े, और बड़ा अभियान चलाया। मैं खुद लाइब्रेरी में जाकर के बैठ करके पढ़ता था ताकि लोग देखें कि किताब पढ़नी चाहिए। और माहौल ऐसा बना कि लाइब्रेरी की लाइब्रेरी खाली होने लगी। पहली बार लाइब्रेरी खाली हुई होगी। वो सौभाग्य कहां है जी? लाइब्रेरी में कई पुस्तक ऐसी होगी जिसको 20-20 साल तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होगा। ये स्थिति भी बदलनी चाहिए। प्रकृति और बालक मन को अगर घर में आदत डालें, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार भी तो जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। और इसलिए हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए, समाज जीवन में एक आदत बननी चाहिए। भले हम टेक्नोलॉजी से जुड़े, भले गूगल गुरु के सहारे गुजारा कर लें, फिर भी मूलतः चीजों को, और एक बार पढ़ने की आदत शुरू करेंगे ना, फिर मन लगता है। अगला पढ़े, उसको पढ़े, उसको पढ़े, मन लगता है। और लेखक बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी अपने आप के लिए भी दर्पण की जरूरत होती है। और जिस दर्पण में चेहरा दिखता है, अगर किताब वाली दर्पण को देखें तो भीतर का इंसान नजर आता है। और उस रूप में किताब वाली दर्पण, और मैं मानता हूं नेमाड़े जी उस दर्पण का काम कर रहे हैं कि जो हमें हमारे मूल जगत से हटने से क्या परिणाम होते हैं, और हम विश्व के साथ जो सोच रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, अपने आप को ठीक पाते हैं कि नहीं पाते, उसका दर्शन करा देते हैं। और इसलिए मैं आज ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वैसे मैंने देखा कि जब नेमाड़ी जी को सरस्वती देवी की मूर्ति मिली, वो प्रसन्न दिखते थे। शाल मिली, प्रसन्न दिखते थे। नारियल मिला, प्रसन्न दिखते थे। लेकिन 11 लाख का चेक आया तो वो अनकंफर्ट थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सरस्वती और लक्ष्मी के मिलन की कल्पना ही नहीं है। देश को आगे बढ़ना है तो सरस्वती और लक्ष्मी का भी मिलन आवश्यक है।
ईश्वर नेमाड़ी जी को बहुत शक्ति दे। अपार संपदा अभी भी भीतर पड़ी होगी, अभी तो बहुत कम निकला होगा। इतना विपुल मात्रा में हमें परोसते रहें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पुलकित हो जाएं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय से आदर करता हूं। और ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। जिस काम को नामवर सिंह जी ने निभाया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और जैन परिवार ने 50 साल तक लगातार इस परंपरा को उत्तम तरीके से निभाया है, पुरस्कृत किया है, प्रोत्साहित किया है। उस परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।